नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जे बॉबी। अभी हमारे बीच में मौजूद है वार्ड नंबर 9 के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरीश जी, जो कि हरीश कुमार जी हैं। इनसे आज हम बात करेंगे, ये उम्मीदवार हैं वहाँ के। तो इस बार चुनाव में किस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, क्या वादा रखेंगे और जीतने के बाद में कैसा उस वादों को निभाएंगे, इसके बारे में हरीश जी से जानते हैं। हरीश जी, सबसे पहले ये बताइए, आप काफ़ी यंग हैं और हमें ये खबर मिला है कि जितने 24 वार्ड है उसमें से यंगेस्ट कैंडिडेट है आप। तो लोगों को आपके ऊपर काफ़ी उम्मीदें होंगी, क्योंकि आप यंगस्टर है और नए नए सोच होंगे, क्योंकि आज का डेट में डिजिटल इंडिया और जिस तरह से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो लोगों को आपसे काफ़ी उम्मीदें होंगी। तो उसमें कैसे खड़े उतरेंगे? देखिए, अगर मुझे मौका मिलता है पब्लिक के बीच में, तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि मेरा जो इलेक्शन का मुद्दा होगा वो फुटपाथ से लेके स्ट्रीट लाइट पे ख़त्म नहीं होगा। ये हर काउंसलर करते हैं। मैं ये बताऊँगा कि मैं क्या अलग करके दे सकता हूँ सबके लिए। जो सबसे पहला चीज़ है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम, कि काउंसलर जीतने के बाद वो गायब हो जाते हैं या काउंसलर जीतने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है जन संवाद, जिसपे हर महीने के फर्स्ट संडे पे मीटिंग होगा और मीटिंग पे जो भी सब वार्ड होगा अपने बूथ लेवल, वहाँ पे डिस्कशन होगा। सब वार्ड कैसे डिसाइड करेंगे? जो बूथ है 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, उसके हिसाब से पॉकेट्स भी होगा। तो वो सब जो भी वहाँ के लोग होंगे उनके साथ डिस्कशन होगा। उसके हिसाब से जो भी इश्यूज़ होगा उसको नोट डाउन किया जाएगा। एट द सेम टाइम नेक्स्ट मंथ फिर से मीटिंग होगा। भले वो चीज़ रेजोल्यूशन निकला ना हो या सॉल्व ना हो, बट उस चीज़ को पब्लिक के बीच में रखा जाएगा कि इसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि पब्लिक को इसका जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मान लो कि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि कमेटी हॉल हमें चाहिए, तो वो टाइम लगेगा उसको कंस्ट्रक्शन करने में, परमिशन लेने में, बट उसका जो प्रोसेस है वो पब्लिक के बीच में रहेगा कि कैसे कहाँ तक काम पहुँचा है, कैसे फाइलिंग हो रहा है, कहाँ पे रुका हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पब्लिक बहुत डिसअपॉइंटेड है कि इस चीज़ को मतलब एक काउंसलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपने काम से, जो चीज़ के लिए वो चुना जाता है। और दूसरा चीज़ जो सबसे बड़ा है, आप डिजिटल इंडिया के बारे में बात करें, मैं हेल्पलाइन नंबर, एक कॉल सेंटर फैसिलिटी सेटअप करूँगा, हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, जिसपे जो भी ग्रीवेंसेस है वो रिपोर्ट किया जाएगा, उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो कौन होगा वहाँ पे, कौन बैठेंगे? वो मैं अपने तरफ से स्टाफ बैठाऊंगा वहाँ पे। आपका स्टाफ कहाँ से, या मैं म्यूनसिपल क्या मतलब PBMC से बैठाएंगे या आप अपने खुद से बैठाओगे? वो मैं अल्टरनेट एक बार काउंसिल में जाने के बाद जो भी सबके सामने प्रपोजल रख के मैं ये ट्राई करूँगा कि ये सारे वार्ड पे इसको एप्लीकेबल लाया जाए। अगर नहीं होगा तो भी इसका जो भी सेटअप है मैं अपने तरफ से इसको बैठाऊंगा, और इस पे जो भी ग्रीवेंसेस जो ये होता है, रिकॉर्ड होता है, उसको फिर ऑडिट भी होगा। आप उसका क्या बोलना चाह रहे हैं कि जनरल बॉडी मीटिंग में आप ये बात को रखें? हाँ, हर एक वार्ड में इस इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कोशिश करें। हाँ, और इसका ऑडिट भी किया जाएगा, क्योंकि अब बना दिए तो ऐसा नहीं है कि बना दिए उसके बाद हो गया फिर लोग बोलेंगे कि बना दिया, ऐसी आवाम में बात कर रहा है, तो इसका ऑडिट भी किया जाएगा। अब जो ग्रीवेंसेस आ रहा है नेक्स्ट मंथ उसका ऑडिट होगा कि इतने ग्रीवेंसेस आए और इतना जो सोल्यूशन है हम लोग प्रोवाइड करें। चलिए, ये तो बात की बात है, क्योंकि ये आपको सबसे पहले आपको जीतना है। उसके बाद में फिर आप मेंबर बन के जाओगे तो बॉडी मीटिंग में रखेंगे, और उसके बाद में पास होगा तो ये इम्प्लीमेंट होगा। मगर जब आप चुनाव है, आपको भी मालूम है चुनाव बहुत टफ होता है, और आपके लिए तो अब नया चेहरा भी है और नए, शायद आपके लिए सब कुछ नया भी होगा। तो लोगों के बीच में क्या बात लेके जाओगे जिससे कि उन लोग आपको वोट डालें? देखिए, आज पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज के दिन यूथ जनरेशन, क्योंकि आज के दिन पे जो देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो यूथ है, और उन लोग जो सबसे बड़ा परेशानी है एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप क्लब स्टार्ट कर रहा हूँ। भले मैं हारूँ या जीतूँ, मैं वहाँ पे अपने वार्ड पे एंटरप्रेन्योरशिप क्लब स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर जो भी बिजनेस सेटअप होगा उनके लिए लीगल एड जो भी चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट के थ्रू से जो भी स्कीम्स आता है, मुद्रा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये जो स्कीम्स है ये प्रोवाइड कराएंगे। उसके साथ साथ बिजनेस डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल आज के दिन पे बहुत सारे लोग अंडमान पे ट्रैवल्स का बिजनेस करते हैं, बट उनका फॉर्मल सेटअप नहीं है। अगर उनको मैं लीगल एड के थ्रू से सेटअप करूँगा, उनके पास GST नंबर होगा, तो वो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करके बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या होगा, दो फायदे होंगे कि एक तो जो अपना वार्ड का बच्चा है वो बिजनेस करेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा, और अपने वार्ड के बच्चे को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो दोनों तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो आप जब ये विषय में जब बात की है तो आप कैसे करेंगे इसको
अगर मान लीजिए अब चुन के आ जाते तो कैसे करेंगे, ये भी चुनना चाहेंगे आपके वार्ड के लोग। हाँ, तो इसका मैं वही बता रहा हूँ कि इसके लिए पर्टिकुलर एक क्लब बनाया जाएगा। क्लब में किस तरह के मेंबर्स होंगे? हाँ, क्लब में जो भी अपने सब वार्ड्स के जितने एजुकेटेड लोग हैं, जिनको इस चीज़ के प्रति पैशन है, और जो भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है हमारे वार्ड पे, ये एक क्लब होगा या अनेक होगा, कैसे? नहीं, ये एक क्लब होगा, ऊपर लेवल पे एक क्लब होगा जिसपे रिप्रेजेंटेशन आके हर एक वार्ड से आएगा, मतलब हर एक सब वार्ड से आएगा मेरे वार्ड के अंदर, और इस पे हम लोग ट्राई करेंगे कि गवर्नमेंट के थ्रू से स्किल इंडिया का प्रोग्राम आता है या वेरियस अदर स्कीम्स। आप क्लब के बारे में बात कर रहे हो या आप किसी एसोसिएशन के बारे में बात कर रहे हो या कोई सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हो? एक एसोसिएशन है बेसिकली, तो उसको जो नाम है मैं एंटरप्रेन्योरशिप क्लब दिया हूँ, जहाँ पे जितने भी स्टार्टअप आइडियाज है उनको बट किया जाएगा। ओके। तो उसके साथ साथ इनके साथ जो अटैचमेंट है, हम लोग ट्राई करेंगे कि जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स है, जितने भी बॉडीज है, वो आके हमें ट्रेन करे, बच्चे को बताए कि कैसे हम लोग कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे आगे जा सकते हैं। तो ये एक सोर्स बनेगा जिसपे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम लोग बढ़ा सकते हैं, अपने वार्ड वाले बच्चे को आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा के दे सकते हैं। भाई जी, आपका बात तो एकदम 100% सही है, इसमें हम लोग मना भी नहीं करते। और जो लोग देखते हैं अभी हम दोनों को जो देखेंगे, सबका मन में एक शंका है कि जब भी ये स्कीम्स नया, जैसे कि आप आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखेंगे उन लोग, क्योंकि आप नए हो, जिता भी दिए, तो आपसे ये आपके पीछे पीछे भी घूमेंगे और बोलेंगे कि भैया हमारा काम करो, आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं। मगर जब सरकार का स्कीम्स आते हैं तो आप देखिए अंडमान में घर घर तक पहुंच नहीं रहा है जी, तो उसका क्या कारण होगा? और अगर आप ये जो वादावरी आप कर रहे हैं वो कहाँ तक आप जीतने के बाद में पूरा कर पाए? मैं इस चीज़ का आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहला जो है अवेयरनेस, और दूसरा जो चीज़ है जो मैं यहाँ पे देखा हूँ प्रैक्टिकली आके, मतलब जब से मैं अपना IAS का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, जब मैं स्कीम्स के बारे में नॉलेज आया, 4 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो आप बैंक को अप्रोच करते हो वो बैंक सही नहीं है। आप अगर बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जाते हो तो आपको कमर्शियल बैंक के पास नहीं जाना है, इसके लिए डेसिग्नेटेड बैंक्स है विच आर कोऑपरेटिव बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड NBFCs में भी क्लासिफिकेशन है। जब इनके पास जाएंगे तो इनको लोन देना मैंडेटरी है, क्योंकि दिस बैंक्स आर मेड फॉर दिस। और दूसरा चीज़ कि आप क्या बोलते हैं, आप मान लो कि बिजनेस करना चाहते हो, बट आप एनिटको है फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे, वो भी लोन्स देता है कम इंटरेस्ट रेट पे। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया पे जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट का कानून ये बोलता है कि हर एक बैंक का जो ब्रांच है, इट इज़ मैंडेटरी कि वो वहाँ से स्टैंड अप इंडिया को एक ना एक लोन दे, जबकि यहाँ पे नहीं होता। तो इस चीज़ के लिए हमें लड़ना भी होगा। जब आपके पास जानकारी है तो आप लड़ भी सकते हो, पब्लिक तक पहुँचा भी सकते हो। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप अगर जो बात कर रहे हो कि ओवरऑल सिर्फ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो बात करते हैं, जो 1% इंडिया पे पूरा जो गवर्नमेंट जॉब है सिर्फ 1%, और ये हकीकत है, ये आज का नहीं है, ये जब से इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तब का रिकॉर्ड है कि 1 से 2% ही आपका गवर्नमेंट जॉब निकलता है पूरे जॉब प्रोफाइल को आप देखेंगे। तो उस पर सिर्फ इतने लोगों को एकोमोडेट करना, बहुत कम लोगों को हम लोग वहाँ पे जोड़ पाएंगे। तो हम लोगों को साथ साथ ये भी पैरेलली ध्यान देना और वो भी ध्यान देना है। जैसे कि आप बोले लड़ने की बात बोलने से हक के लिए लड़ो, हाँ, जो बात बोले, देखिए इसी चीज़ के लिए जो है जनता जो है अपने जगह पे एक काउंसलर चुनते हैं, किसी प्रधान को चुनते हैं, कहीं समिति को चुनते हैं, जिला परिषद को चुनते हैं कि उनका जो आवाज़ है एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार तक पहुंचाए। तो आप ये मानते हो आप कि ये बीते 5 वर्ष जो 5 साल का टर्म थे, पिछले बार जो बैठे थे, वो इस पे खड़े नहीं उतरे? आपको लग रहा है? नहीं, मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि खड़े नहीं उतरे हैं। उनका कोशिश बहुत ज़्यादा था, प्रयास बहुत ज़्यादा था, आज भी, लेकिन लोगों को समझाने का तरीका और अवेयरनेस नहीं था लोगों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के दिन पे अंडमान पे बहुत जन को पता है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, बहुत जन को पता है कि ये स्कीम है 12 रुपये और 330 पर ईयर का स्कीम है जिसपे आपको इंश्योरेंस मिलेगा, बट एनरोलमेंट कितना जन का है? अगर मैं यही चीज़ क्या करूँगा, बैंक को लेके आके बैठाऊंगा, पब्लिक को लेके आऊँगा और साथ के साथ मैं एनरोल करा के दूंगा और उनको उनका अवेयरनेस के बारे में बताऊंगा। अब अवेयरनेस है लेकिन लोग एनरोल नहीं कराया। भैया जी सब कुछ ठीक है, आप बैंक को बैठाएंगे, अच्छी बात है, क्योंकि एक बैंक एक गाँव में आना, वो वहाँ के लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि जितने भी स्कीम्स होगा काउंसिल के, अगर आप मान लीजिए आप जीत जाता है, आप काउंसलर बन जाते हैं, तो आपके साथ में अगर बैंक बैठेंगे तो 100% कुछ ना कुछ बेनिफिट वहाँ के लोगों को पहुँचेंगे। मेरा सवाल आज भी वही है, अभी भी आपसे वही पूछना चाहेंगे कि जितने भी बीते काउंसलर थे
एक काम क्यों नहीं किया, और किया नहीं किया तो क्या गलत है? क्योंकि देखिए आपका बात हम इसलिए हम बार बार हम इसलिए पूछ रहा है, जनता ये सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये जो बात है ना, ये वादे जो है ना, लोग बोर हो गया सुन सुन के, ये सुन सुन के उनको ऐसा लग रहा है कि ये भी जो है झूठी बोल रहा होगा। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप जो पूछे थे, आप जो स्टार्टिंग में बोले थे कि यूथ है, आप नए सोच से आए हो, नए तरीके आपके पास होंगे, नए टेक्निक्स होंगे, तो मैं उसी चीज़ को मैं रख के बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा काम करने का तरीका अलग है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं लोगों को बैंक के पास नहीं भेजूंगा, मैं बैंक को लेके आके बैठाऊंगा, लोगों को एनरोल कराऊंगा साथ साथ। जी। तो वो एनरोलमेंट मुझे करके देना है, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्कीम्स का कितना इंपॉर्टेंस है। इंडिया में सिर्फ 45% जो है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन होकर रखा है, जबकि 55% लोगों के पास इंश्योरेंस का कोई भी बेनिफिट नहीं पहुंचा है। जबकि हमारे सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 12 रुपए पे इंश्योरेंस स्कीम निकाल के रखी है, बट एनरोलमेंट रेशियो इतना कम क्यों है? चलिए भैया जी, सब कुछ ठीक है। आप एक युद्ध है, तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, अंडमान में भी हो चाहे देश में भी हो। तो ये जितने भी स्कीम्स है, हम ये यंगस्टर्स के लिए बोलना चाहेंगे कि आप कौन से स्कीम्स लेके आके ये बच्चों को जो है आप रोजगार दे सकें? रोजगार दे सकें, देखो सबसे पहला चीज़ जो आज के दिन पे अंडमान पे चल के आ रहा है इतना दिन से, एक मनरेगा स्कीम है, जिसके तहत क्या है कि आपको 100 डेज का जॉब मिलेगा, विच इज़ फॉर अनस्किल्ड लेबर्स। स्किल्ड लेबर्स नहीं है उसमें। अब वो कानून क्या कहता है कि आप खुद जाके मनरेगा पे एनरोल करा सकते हो अपना नाम। एनरोल कराने के बाद इन केस सरकार आपको जॉब प्रोवाइड नहीं करा पाई, सरकार आपको फिर भी पेमेंट करेगी। राइट टू वर्क को आपको डिफाइन करती है ये एक्ट। तो इस चीज़ को एज ए काउंसलर मैं नहीं भी हूँ तब भी ये लोग जाके करा सकते हैं, ये कानून है। और एट द सेम टाइम आपको मैं बोला हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप क्लब जब फॉर्म होगा तो हमारे वार्ड से जब स्टार्टअप्स आइडिया निकलेंगे, बिजनेस आइडियाज निकलेंगे, तो साथ साथ आके जॉब भी जो जनरेशन होगा वो हमारे वार्ड के बच्चे को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा उस पर। तो जॉब जनरेशन से बिजनेस एंड प्लस जिनके पास नहीं है, जो कैपेबल नहीं है, उनको भी प्रेफरेंस जो है जॉब के थ्रू से हम लोग जनरेट करके वार्ड पे एक कंप्लीट सेटअप बनाएंगे। तो भैया जी, मेरा अभी भी प्रश्न का आपका आंसर नहीं मिला है, ये है कि आप ऐसा कौन सा स्कीम लाएंगे लोगों के बीच में ताकि उनको रोजगार मिल सके? ठीक है, जो स्कीम्स है मैं वही बता रहा हूँ कि आपको फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। आज के दिन पे चप्पल बनाने का जो मशीन आता है वो मिनिमम टू मिनिमम 15-20,000 पे आता है चप्पल बनाने का मशीन। वही चीज़ अगर रॉ मटेरियल्स हम लोग बाहर से लेके आते हैं। अब आप जो पूछे कि स्कीम प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, मुद्रा योजना है। मुद्रा योजना पे भी 3 क्लासिफिकेशन है, एक 50,000, एक 5 लाख और एक 10 लाख का क्लासिफिकेशन होगा, शिशु और किशोर और एक चीज़ है। तो इसके तहत हमें पर्टिकुलर बैंक पे अप्रोच करना होगा फॉर फंड, और जिसके पास फंड है वो देगा, जिसके पास नहीं है वो बैंक के पास अप्रोच करेंगे। उनको बिजनेस डेवलपमेंट पे भी हम लोग साथ देंगे, क्योंकि बहुत जन को ऐसा लगता है कि बिजनेस कर लेंगे, ये कर लेंगे, बट बिजनेस डेवलपमेंट ज़्यादा मैंडेटरी है। आज के दिन पे बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट करके फेल हो चुके हैं, बट उनको बिजनेस डेवलप कैसे करना है वो जानकारी अभी हम लोग अपने क्लब के थ्रू से प्रोवाइड कराएंगे, जिसपे बहुत सारे मेंबर्स होंगे। जैसे मैं आपको बताया था, हम लोग बाकी गवर्नमेंट बॉडीज़ का भी एड लेंगे उस पर, उन लोग भी आके हमें सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिशरी सेक्टर का बताना चाहता हूँ। आप अगर देखोगे आज के दिन पे पूरे वर्ल्ड पे आगे जो सबसे ज़्यादा बड़ा डिसीज़ है दैट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, वो है हार्ट अटैक। सबसे ज़्यादा डिसीज़ है कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, सबसे ज़्यादा है आज के दिन पे। इसके लिए जो सबसे सिंपल रेमेडी है वो फिश ऑयल है। आज के दिन पे मेरे बेल्ट पे फिशिंग कम्युनिटी से इतने सारे लोग रहते हैं जो सिर्फ फिश लेके आते हैं और उनको भी उसका हक का रेट नहीं मिलता है। उन लोग बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को, और वहाँ से जब वो बाहर एक्सपोर्ट होता है वो ऑलमोस्ट डबल रेट होकर एक्सपोर्ट होता है, बट इनको इनका हक का प्राइस नहीं मिलता है। तो अगर मान लो कि एक आप फिश ले लो, मान लो कि आप बंगड़ी, जो यहाँ पे बोलते हैं बंगड़ी मच्छी ले लो आप, तो उसको अगर नॉर्मल आप बॉईल करेंगे, ऊपर से बॉईल करेंगे तो उसका फिश ऑयल मिलेगा उससे। उसके बाद उसका जो लिवर होता है उससे भी आपको फिश ऑयल मिलेगा, प्लस उसका जो बाकी जो पार्ट्स बचता है बाद में फिश ऑयल निकालने के बाद, उसमें आके आपका जो मच्छी बचता है उससे आप प्रोटीन पाउडर बना सकते हो, जो आज भी सबसे ज़्यादा डिमांड है। प्लस अगर प्रोटीन पाउडर नहीं बन रहा तो उसके ऊपर आप क्या बना सकते हो कि आप जो मील्स आता है, पैक्ड मील्स आता है जिसका एक साल का शेल लाइफ होता है, तो वो मील्स भी बना सकते हो, जिसका जो मार्केट है बहुत ज़्यादा है बाहर। हमारे पास रॉ मटेरियल्स है एट दी बेस,
तो आप क्या चाहते हैं कि आपका वार्ड में ऐसा कुछ हो कि एक ऐसा सोसाइटी बनाए, हाँ, ताकि जो सब मिलके जो है हाँ, फॉर एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, आप जो सोसाइटी की बात करें, जो मेरा जो फिशिंग कम्युनिटी के लिए जो अप्रोच है, आप अमूल के बारे में पढ़े होंगे, अमूल कैसे डेवलप हुआ है। अमूल खुद मिल्क प्रोड्यूस नहीं करता है, वो फार्मर से लेता है, फार्मर्स को अपना हक का पैसा देता है, बाकी प्रोडक्शन वहाँ से लेता है, बाकी मैनेजमेंट से लेके सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ये करता है। अगर हमारे अंडमान पे भी ऐसा कुछ बनाया जाएगा जिसपे जो मार्केटिंग से लेके सब कुछ एक सोसाइटी करेगा और फार्मर्स आगे से यहाँ पे बेच देंगे, उनको अपना हक का पैसा भी मिल जाएगा, बाकी यहाँ से हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, हम लोग कंपनी एस्टैब्लिश करेंगे, उसके ऊपर जो आज के दिन में सबसे बड़ा डिसीज जो है उसको भी हम लोग क्योर करने पे अपना एक योगदान होगा अंडमान से। भैया जी, जैसे कि आप फिशरमैन कम्युनिटी के बारे में बोला, हम लोग कई बार देखे हैं ये जो फिशरमैन होता है, जो अभी मैक्सिमम आप देखे होंगे कि एक ओनर होता है, उनके पास में कई सारे बोट्स होते हैं, उन लोग जो है फिशिंग करने के लिए कुछ लोगों को भेजते हैं, भेजने के बाद में 6-7 दिन या कभी कभी 10-15 दिन भी लग जाते हैं, उसके बाद में उन लोग घर वापसी करते हैं, तो उनको जो प्राइस मिलना चाहिए जी वो नहीं मिल पाता है, तो उस पर आप कैसा काम करेंगे? आप जो बोले उनको जो प्राइस नहीं मिल पाता है, मैं उसी का एग्जांपल दिया हूँ कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनता है प्रोडक्शन के थ्रू से, तो हम लोग इस चीज़ को रेगुलराइज करा सकते हैं प्राइस को। अब जो रेगुलराइजेशन हो रहा है फिश का, जो प्राइस का रेगुलराइजेशन हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो कम्प्लीटली कंट्रोल बाहर से हो रहा है। उन लोग अपने डिमांड रख के अपने, बिकॉज हम लोग मार्केट वॉच नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कहना है। मेरा कहना ये है कि जो फिशिंग करने जा रहे हैं, जो फिशिंग करने जाते हैं, अभी सोच लीजिए वो 100 रुपये में बेचते हैं, जिनको जो बिचौलिया रहता है बीच में, तो उनको 100 रुपये में बेचते, तो वो मार्केट में आके 150 या 200 रुपये में बेचते हैं, तो उन जो मेहनत करते हैं उनको कुछ मिल नहीं रहा है वहाँ पे। अगर देखा जाएंगे तो जो बिचौलिया रहता है उसमें वो उससे ज़्यादा कमा के चले जाते हैं, तो उस पर क्या काम करेंगे आप? जी, आप जो पूछ रहे हो बेसिकली जो लेबर क्लास लोग हैं उनको अपना हक का पैसा नहीं मिल रहा है, जो एक आदमी बिजनेस पे, अपने एंटरप्रेन्योर्स पे। देखिए इस चीज़ को जो अपने लेबर यूनियन से भी अवेयरनेस होना चाहिए कि स्किल लेबर, अनस्किल लेबर, जितने भी क्लासिफिकेशन है लेबर के, अभी नया वेजेस एक्ट भी पास हुआ है, इसके तहत इन सबका मिनिमम फ्लोर रेट आके फिक्स हुआ है। इसके नीचे इनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे इसके नीचे इनको नहीं मिलना चाहिए सैलरी, इससे ऊपर ही मिलना चाहिए। इस चीज़ का अवेयरनेस सबके सामने लेके आना चाहिए, तो उन लोग अपने हक के लिए लड़ सकते हैं उनके सामने भी, क्योंकि गवर्नमेंट ने मिनिमम रेट फिक्स करके रखा है कि इसके नीचे आप लोग सैलरी नहीं दे सकते, इसके नीचे आप लोग पेमेंट नहीं कर सकते, इसके ऊपर होना चाहिए आपका। भैया जी, मान लीजिए वो अगर तय कर लिया कि हम इससे कम, बस इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं उनका जॉब छूट जाएगा जी, जो रोजगार उनको मिल रहा है वो भी तो जा रहा है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए आप क्या करोगे? देखिए यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप बता रहे हो कि जब इन लोग कमाते हैं एक साइड से, दे आर गेटिंग द बेनिफिट, लोग कमा रहे हैं, तो इन लोगों को कैपेसिटी होगी दे भी सकते हैं पैसा। आपसे ये सवाल हम इसलिए पूछ रहा है कि आपसे एक अलग उम्मीद होगा, आप जब अगर मान लीजिए अब जीत जाता है तो लोग ज़्यादा बाकी वार्ड से ज़्यादा आपके ऊपर में भरोसा करेंगे, क्योंकि अब यंगस्टर में आते हैं और काफ़ी यंग है, आपसे ज़्यादा उम्मीद करेंगे। इसके लिए आपको उन लोग ये भी उम्मीद करेंगे कि आप इसके लिए फाइट भी करेंगे, ताकि जो है उनका हक का पैसा उनको मिल जाए, इसलिए बार बार कर रहे हैं। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं ये सच है, इसके लिए हमें लड़ना होगा। ये जो जितने भी एक्ट्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, जितने भी अवेयरनेस है, पब्लिक के बीच में आना चाहिए कि आपको ये बेनिफिट सरकार के द्वारा मिल रही है, आपको इस चीज़ को अवेल करो, ये आपका हक है, तो इसके लिए लड़ना होगा। आप अगर पॉलिटिकली बाहर भी निकालेंगे तो प्रेशर ग्रुप्स बहुत एक्टिव रोल प्ले करती है, तो और लेबर यूनियन हो गया, उनका अगर यूनियन है तो उन लोग भी डिमांड कर सकते हैं। अब मान लो कि मैं बिजनेस करूँगा, तो अपने हक के लिए लड़ रहा है और लेबर काम पे नहीं जा रहा है, तो वो हमें प्रेशर बनाना होगा, हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा। चलिए, लास्ट मैसेज आप दीजिए, आपने जितने भी आप 9 नंबर वार्ड से खड़े हैं, तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जीतने के बाद में जी उनके लिए क्या क्या काम करना चाहोगे, ये एक मैसेज आप गाँव वालों को दीजिए। सबसे पहले आज के दिन पे यूथ के बीच में एजुकेशन क्वालिटी जो है थोड़ा डिटोरेट हुआ है बिकॉज कोविड के बाद। तो सबसे पहले इस चीज़ पे जो जब मैं सोच रहा था तो मैं एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन दोनों को साथ में लेके सोचा हूँ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मेरे वार्ड पे, जो म्यूनसिपल के थ्रू से मुझे जो भी राइट्स होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो वहाँ पे आके पढ़ा सकते हैं, और जितने भी मार्जिनलाइज सोसाइटी के जितने भी बच्चे वो आके पढ़ेंगे। ये लोग मिनिमम टू मिनिमम फीस देंगे, और ये मिनिमम टू मिनिमम फीस आके ये बच्चे को मिलेगा जो आके पढ़ा रहा है।
और इनका एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा, एट द सेम टाइम इनको एजुकेशन भी मिलेगा। सबसे पहला मेरा मुद्दा एजुकेशन के ऊपर आएगा। दूसरी बात वुमेंस के ऊपर और छोटे बच्चे के ऊपर आज के दिन पे अंडमान पे क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन का वैल्यूज जो बहुत कम है। अब लोगों को पता नहीं है कि आंगनबाड़ी बना क्यों था। आंगनबाड़ी सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए नहीं है, वो न्यूट्रिशन पर्पस के हिसाब से भी बना है, जबकि हमारे बीच में स्टंटिंग से लेके सब कुछ रेट जो है वो थोड़ा हायर है कम। तो उस चीज़ को फाइट करने के लिए हमें आंगनबाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। हमें जितने भी काउंसलर, जितने भी हमारे लोग वार्ड के एरिया, उनको बताना होगा। अब आज के दिन पे किसी को मैं जाके पूछ लूँ कि एक आफ्टर मतलब बच्चा पैदा होने के बाद उनको कितना वैक्सीन लगना होगा, नहीं पता, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। 12 वैक्सीन लगाना होता है, 12 वैक्सीन मैंडेटरी। और उसके ऊपर आके आज के दिन पे PM वानी करके एक स्कीम है जिसके तहत आपको फ्री एसेसिबल वाईफाई दिया जाता है। अगर मैं वाईफाई अपने वार्ड पे हर जगह पर लगा दूँ तो बच्चे उस चीज़ को यूज़ करके पढ़ पाएंगे आगे। आज के दिन पे बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स की जो पढ़ाई भी होती है आपको यूट्यूब में डायरेक्ट क्लासेस मिल जाती है, वो वहाँ से पढ़ पाएंगे। उनको अपने आप को एक्सेल करने का एक तरीका मिलेगा, क्योंकि आज के दिन बहुत जन वाईफाई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि हमारे बीच में बहुत सारी महिला जो है उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स का ये नहीं मिलता, उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स मिल नहीं रहा है। मातृ वंदना योजना के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हटाने के बाद जितने भी वर्कर, जितने भी बचते हैं महिला, उनको 5,000 रुपया मिलना चाहिए, वो पब्लिक तक नहीं पहुंच रहा है। तो ये पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो पीरियड पे न्यूट्रिशन एज एन मदर को भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द सेम टाइम सोशल बेनिफिट्स पे मैं आता हूँ। अटल पेंशन योजना, इसके जो बेनिफिशरीज है ये बहुत कम है। ई श्रम कार्ड के बेनिफिशरीज बहुत कम है। आपको इंश्योरेंस के बारे में बताया, इसके जो पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है। तो ये सब चीज़ जब मैं आऊँगा, ये ऑलरेडी सब कुछ एस्टैब्लिश्ड है, जो अवेलेबल है, ये पब्लिक तक पहुँचाने का काम मैं करूँगा। ये थे हरीश कुमार जी, जो 9 नंबर वार्ड से लड़ रहे हैं, इस बार चुनाव में है और भारतीय जनता पार्टी से। तो ये कई सारे बातें आप लोगों के सामने रख के, और ये कितने जो वादे किए कितने खड़े उतरते हैं, चुनाव के बाद देखते हैं। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।